पंजाबी का एक मुहावरा है, 7 दिन ते 8 मेले मैं घर जावा केड़े वेले। ये लाहौर के बारे में है। इसका मतलब है कि 7 दिन हैं और 8 मेले लाहौर में लगते हैं, मैं घर किस दिन जाऊं। ये मुहावरा आज मुझे इसलिए याद आया कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें सुकून हो और उम्मीद का कोई पहलू हो पाकिस्तानियों के लिए। आज हफ्ते का दिन है और आज देख लें एक नया धमाका हो गया, और वो धमाका है खान साहब का वो ट्वीट जो उन्होंने जेल से लिखा है और एक्स अकाउंट पे वो ट्वीट या वो उनका जो मजमून है छोटा सा वो छप गया है, और उसमें उन्होंने ऐसी सख्त बातें की हैं जो 26 मई वाले ट्वीट में भी शायद नहीं की थी, या शायद की थी तो उनमें मज़ीद इजाफा किया और साथ कुछ धमकियां भी ऐड की गई हैं। इसकी वजूहत क्या हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे जो मामला ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं और चले गए हैं, ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आपको याद होगा कि हमने ये ख़बर दी थी कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के ज़रिए दोनों अतराफ़ में कुछ ना कुछ मामला तय पाने की कोशिश हो रही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद भी शामिल थी। लेकिन 26 मई को खान साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की और उसमें उन्होंने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया और कुछ ऐसी बातें की जिससे लगा कि हालात ख़राब हो गए हैं। और आज कल नवाज शरीफ साहब ने अपने सेनेटर्स के साथ मरी में गुफ्तगू करते हुए खान साहब को एक रूठा हुआ बंदा करार दिया और कहा कि पिछले 25 साल से खान साहब का यही काम है, वो रूठे रहते हैं, हम उनको मनाते हैं, वो फिर रूठ जाते हैं, कुछ दिन के लिए वो मान जाते हैं, फिर दोबारा रूठ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनके बारे में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। आप हमें मुजरिम ठहराते हैं, हम तो आपके घर चल के गए थे, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ, एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो खान साहब के इस ट्वीट से कम अज़ कम ये बात तो तय होगी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान अगर कुछ बेहतरी की तरफ उम्मीद थी तो अब नहीं रही। और अब आप आज के ट्वीट की अगर हम बात करें तो उसमें फिर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा गया है कि उसमें तमाम रीज़न्स, तमाम वजूहात और उन किरदारों का तयन किया गया है जिसकी वजह से 1971 का सानहा हुआ। और उसकी वजह यह थी कि सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। और लेकिन इस पर सवाल ये पैदा होता है कि 2011 से लेकर 2022 तक जो आइनी पाबंदी थी उसको खुद खान साहब क्यों वायलेट करते रहे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे किरदार थे जिनको सियासत में उन्होंने इन्वॉल्व किया, जिनके साथ मिलकर इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया, ये उनके मुखालिफिन कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में आने नहीं दिया। और आज जो एक साजिशी थ्योरी ये भी है कि खान साहब की आज जो ट्वीट आई है उसका मकसद सिर्फ ये है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग तबसरा कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर चाइना के दौरे पर हैं और वहाँ पे चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, जिसमें प्रेसिडेंट जी भी शामिल हैं और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जिनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। और इस 5 रोज़ा दौरे में शायद पाकिस्तान के बजट के लिए जो आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके लिए कुछ रिलीफ मिले और पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान जो CPEC-2 है वो बेहतरी हो, जिससे शायद पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो। तो ये जानबूझ के खान साहब ने ये ट्वीट इस वक्त किया है ताकि ये पैगाम जाए दुनिया को कि पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ये क्यों है, जबकि खान साहब ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं, अमेरिका को मूर्त इल्ज़ाम ठहराया आज के ट्वीट में भी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब खुद ना सिर्फ लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, उन्होंने उनके पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो US अमेरिका में वहाँ जाके भी लॉबिंग करती है, यहाँ अमेरिकन सफ़ीर डेविड ब्लूम के साथ मीटिंग्स करते हैं और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि बरतानिया के साथ भी कोशिशें हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। क्या इसका कोई इंटरनेशनल लिंक है जो पाकिस्तान के अंदर ये सारी सियासत हो रही है? ये सवालात है और कुछ सवालात और भी हैं। मसलन अमेरिका ने अमेरिका पर इल्ज़ाम और अमेरिका और बरतानिया से ही ताल्लुकात की बेहतरी पर जोर, फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश खान साहब की, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन उन पर ही बार बार हमला क्यों किया जा रहा है? क्या ये बातचीत से पहले इस तरह का माहौल ख़राब करना
इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। और फिर तीसरा सवाल ये कि खान साहब जेल के अंदर से इतने लंबे लंबे ट्वीट्स जो मज़ामीन है पूरे, वो कैसे कर पा रहे हैं? इतने उनको सहूलत दी गई है या उन्होंने ली हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है और कुछ लोगों को मालूम है? तो आज इन सवालात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक़ वज़ीर ममलकत भी रहे हैं बराए पार्लिमानी अमूर, और उन्होंने 9 मई के बाद 78 दिन जेल में गुजारे। बहुत हिम्मत से मुकाबला किया, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे जमहूरियत पसंद इंसान हैं। और मुझे उनकी वो तकरीर याद है जो उन्होंने कौमी असम्बली में की थी, जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो तकरीर जो उन्होंने इमरान खान की अदम एतमाद की तहरीक के बाद अकेले उन्होंने खड़े होकर उस असम्बली के फ्लोर पे एक तकरीर की थी। मुझे उम्मीद है कि आज हमसे बात वो उसी जज्बे के साथ, उसी गैर जानबदारी के साथ करेंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर साहब, गुड टू सी यू बैक ऑन मीडिया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, दहाई से भी ज़्यादा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि खान साहब का आज का जो ट्वीट है, ये क्या खान साहब की रजामंदी से? क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा गया है वो तो वही 26 मई के ट्वीट वाली बात है, वीडियो नहीं है। लेकिन वीडियो से ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो ऐसी मंजरकशी कर रहे हैं जो शायद पिछले ट्वीट की वीडियो भी ना कर सकी। आप क्या कहेंगे इसमें? रजामंदी खान साहब की शामिल है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अब सर साहब, सबसे पहले तो एक बहुत ही संगीन वाक़या, मुझे सिर्फ 15-20 सेकंड इजाज़त दीजिएगा। कल हमारे ही एक वकील रहनुमा जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी लड़े, अली ज़मान साहब पे पेशावर में अटैक हुआ है, और तमाम वकला बरादरी को भी और सियासी कारकुनान को, सबको इसका बड़ा दुख है। और सूबाई हुकूमत ने FIR वगैरह तो काटी है, लेकिन तवक्को है कि अली ज़मान पे हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये उसी तरह की सोच है जिस तरह की सोच के हम सब शिकार रहे हैं। मैं भी रहा हूँ, अफसार साहब आप भी रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी रहे हैं, इमरान रियाज खान भी रहे हैं, अशरफ शरीफ साहब तो दुनिया से चले गए, अहमद फरहाद अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों को उनको जो तकलीफ है। तो इन सब चीज़ों को हमें मिलकर कंडेम करना चाहिए। हमारे दौर में आप लोगों के साथ जो हुआ वो भी गलत था, हमें ज़्यादा उस पर स्ट्रॉन्ग बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो हद है, जो इमरान रियाज के साथ हुआ है। और अशरफ शरीफ बेचारे वो तो शहीद हो गए हैं कि माँ उसी तरह दर दर फिर रही। बहरहाल जी, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ये जो ट्वीट इमरान खान साहब ने आज की है, आज तो मेरी मुलाकात नहीं हुई तो लेकिन यह है कि खान साहब ने उसकी ओनरशिप ली है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात की है, और यही एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। और कल भी जो FIA की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है, और आज भी वो ये कहते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसे? उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने चोरों के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिरा दी, लेकिन जनरल बाजवा के साथ खुफिया तौर पे मीटिंग्स करते रहे ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के साथ। तो ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा उन्होंने? थोड़ा सा मैं अपनी बात को एलाबोरेट करके आपकी तरफ आता हूँ। पिछली बात अधूरी रह गई कि उन्होंने खुद ये बात की कि जो वीडियो पिछली ट्वीट में ट्वीट हुई थी, वो वीडियो उनकी नज़र से नहीं गुजरी। अगर वो उनकी नज़र से गुजरती तो उसमें वो चेंज करते। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ने की जो इमरान खान साहब बतौर साबिक वज़ीर आज़म दावत दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि खुदा न खास्ता वो इदारे से जंग चाहते हैं, इदारे के खिलाफ। वो ये कहते हैं कि जो माजी में गलतियां हुई वो ना दोहराएं। ये वही लाइन है जो इमरान खान साहब आज जो बात कर रहे हैं। हमसे पहले पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ साहब भी ये बातें कर चुके हैं कि आप 71 की गलतियां ना दोहराएं। तो कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल बात है। और आज से इमरान खान साहब नहीं कर रहे, आप तो बड़े वक्त से खान साहब को कवर कर रहे हैं, हमारे नाक़िद भी आप रहे हैं, जो आपका हक है। लेकिन आपको याद होगा कि खान साहब तो 20-25 साल से यही बात कर रहे हैं 71 के हवाले से कि साना 71 से हम सबक सीखें ताकि हमारा मुल्क मजबूत से मजबूत तर हो। अब जहां तक लेकिन फिर अगर वो तब से कह रहे तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ पे और बेनज़ीर भुट्टो पे तनकीद क्यों करते हैं जब वो ये बात करते थे? और दूसरी बात यह कि आज भी उन्होंने कहा है कि 71 जैसे हालात है, आप कह रहे हैं अटैक नहीं कर रहे एस्टैब्लिशमेंट पे। नहीं, देखिए, 71 जैसे हालात सियासी तनाजुर में तो हो सकते हैं, उस तरह की तो ज़ाहिर नहीं है। वो तो हिंदुस्तानी मुक्तबानी थी वहाँ और बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन सिर्फ इस तनाजुर में जनाब इमरान खान साहब कौम को और सबको ये बात बता रहे हैं कि एक मैंडेट पे डाका नहीं पड़ना चाहिए। मियाँ साहब के साथ अगर माजी में हुआ है वो भी गलत है। अगर बीबी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, उनके खिलाफ जब IGI बनाई, आप देखिए, आप तो आपके तो सामने अफसार साहब ये सारा कुछ हुआ है कि बीबी साहिबा के मैंडेट को तोड़ने के लिए IGI बनी, और वो सारी चीजें एक्सेप्टेड हैं
किस तरह पैसे चले, वो तो सारा आपने केस में जो सुप्रीम कोर्ट में चला था। मैं ये समझता हूँ, देखिए और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन 2011 से 22 तक मैं देखिए मैं आपके सामने एक ऐसा नुक्ता रखना चाहता, दो नुकात हैं, अगर उस पर कोई आज भी अमल कर ले, मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मेरी जदोजहद तो जारी रहेगी। एक खान साहब से मुलाकात में एक बात उन्होंने की थी, और एक अभी असेंबली में वापस आने के बाद जो मेरी पहली स्पीच अभी मैंने की है उसमें मैंने बात की। खान साहब से जब गुफ्तगू हुई, ये फरवरी में एक मुलाकात मेरी हुई थी, 3-4 दफा मैं मिला हूं जेल में, उसमें उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की, और उन्होंने फतेह मक्का मॉडल की बात की कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जो है वो अपनी उम्मत को, कौम को लेके गए, और फिर उन्होंने ये कहा, मुझे कहा, और उस मुलाकात में सरदार लतीफ खोसा थे, उसमें आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप साहब थे, खान साहब ने ये कहा कि देखिए उस मॉडल को लेके दुनिया ने तरक्की की है, अपनी गलतियों से सीखा है, और फिर उन्होंने मिसाल दी नेल्सन मंडेला की ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, कि हम सच बोलें, रिकंसिलिएशन तब होगी जब हम सच बोलेंगे, जब तक सच नहीं बोलेंगे हम सब सच बोलें, मियां साहब भी बोलें, हम भी बोलें। देखें, और दूसरा नुक्ता जो मैंने असेंबली में की है, देखिए मैं इस बात का सख्त दाई हूं, बस एक लाइन, कि सियासतदान अपने मसाइल सियासी पैरामीटर के अंदर हल करें। कौमी असेंबली में मैंने ये बात की कि स्पीकर इनिशिएटिव ले, यहां पे जो बात होनी है वो करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट या एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत ना पड़े मसाइल के हल के लिए, जब तक हम सियासी फोर्सेस बैठ के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे। और उसमें इमरान खान साहब, मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये बात खान साहब को क्यों नहीं समझ आ रही? खान साहब से हमने मुज़ाकरात की पूछा, 1-2-3 मुलाकातों पहले, खान साहब ने कहा देखें दोनों का असीरान की रिहाई है और मैंडेट की वापसी है। मैंडेट पे जब तक बात नहीं होगी, असीरान की रिहाई, और अपना नाम नहीं लिया कि मुझे राह करो, असीरान का लफ्ज यूज किया कि असीरान की रिहाई जिसमें खवातीन है। मैं आपकी बात देखें अली साहब, ये आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं, मैं आपने बिल्कुल अच्छी बातें की हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी अपने ट्वीट में, पिछले ट्वीट में भी उन्होंने असीरान की बात तो नहीं की, सोशल मीडिया वर्कर की बात वो करते हैं, सोशल मीडिया को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो उसकी बात तो करते हैं, असीरान की तो बात ही नहीं करते। दूसरी बात यह कि आपने खुद असेंबली में कहा कि आए मिलकर बैठें, और आप कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की बजाय, सुप्रीम कोर्ट की बजाय सियासतदानों को खुद बैठना चाहिए। तो खान साहब क्यों नहीं ये बात मान रहे? वो क्यों कहते हैं नहीं मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और फिर अटैक भी उसी पे करते हैं? ये क्या है? ये कौम को कंफ्यूज किया जा रहा है। नहीं देखिए, मैं जरा चीजें पर्सपेक्टिव में क्लियर आपके सामने रख दूं। जहां तक असीरान की रिहाई की बात है, इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस किया है वो असीरान, खासकर खवातीन असीरान, जो हमारी बहुत सी पॉलिटिकल वर्कर्स, खास डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, सर्वाइवर 85 साल उनकी अपनी बहुत सी, मैं आपको ट्वीट चले मैं आपको निकाल के भेज दूंगा, लेकिन उनके बयानात जो उनके वकला अंदर जाते हैं, आपने आज के प्रोग्राम में बात भी की कि उनकी ट्वीट्स कैसे आती हैं, उनके वकला जो जाते हैं, जो हमारी लीगल टीम के लोग हैं, उन्हीं के जरिए बात आगे जाती है। वो एक ऑन रिकॉर्ड मुलाकात होती है, कोई ऐसी कोई छुप छुपा के तो चीज नहीं होती। अगर कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी चीज हो, खान साहब ने खुद कहा मैंने वीडियो नहीं देखी, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, खान साहब ने खुद ये बात हमारे सामने की कि असीरान की, लेकिन वीडियो को डिसऑन भी नहीं किया उन्होंने वीडियो को डिसऑन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं देखता तो शायद कुछ थोड़ा सा कर लेता, डिसऑन नहीं किया। वो डिसऑन कर सकते थे कि मैं वीडियो से एग्री नहीं करता, ट्वीट से करता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, ये तो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, अब आप उसको एक और नजर से देखते हैं, हम एक और नजर से देखते हैं। खान साहब ने कहा कि अगर मैं उसको देखता तो मैं उसको शायद अल्टर करता, उसमें चेंज करता। अब वो क्या चेंज करते वो तो खुद बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पूरा ओन किया है। हम सभी कहते हैं कि हम माजी से सीखें, बार बार बात हमुद रहमान कमीशन की तरफ जाती है। हमुद रहमान कमीशन में जो चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आज आपने मियां साहब की आपने बात भी सुनाई हमें शायद प्रोग्राम शुरू में, मियां साहब का आज जो उनका इंटरव्यू चला है, मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं। मियां साहब भी दो मुतजाद राय के अंदर वो सफर कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मियां साहब की यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर समझते हैं कि वो ट्रूली एक डेमोक्रेट हैं, तो क्या ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि अगर उन चीजों पे आज वो खड़े हैं कि वोट को इज्जत दो, तो आज फिर वो क्यों फॉर्म 47 के जरिए अपने भाई को उन्होंने वजीर आजम बनवाया है? अगर वो जेन्युइनली उसी स्टैंड पे खड़े हैं जब वो निकले थे इक़्तिदार से, अफसार साहब, और जब मियां साहब ने ये कहा था कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, अगर वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वो सही मायनों में खड़े होते, आज मियां साहब खुद वजीर आजम होते, लेकिन वो खुद नहीं बन सके क्योंकि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये पॉइंट आपका वैलिड है और हम पूछेंगे, तलाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं आपसे एक सवाल इसी रेफरेंस से पूछना चाहता हूँ कि चलें मियां साहब ने जो बात की है रूठे हुए बंदे के बारे में,
जो खान साहब को कह रहे हैं रूठे हुए बंदे हैं, 25 साल से ये रूठे हुए हैं, मैं बनी गाला भी गया, मैं फलाना जगह भी गया, और हमें इतला है कि जो अली मीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान जो बातचीत शुरू हुई उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना कॉन्सेंट दिया था कि ठीक है मामला कहीं बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बैठ के बात करने में तो ले जाएं। तो फिर खान साहब फिर क्यों वापस यही काम कर रहे हैं? क्यों वो इस बात पे वो क्यों रूठे हुए शख्स क्यों हैं, रूठे हुए बंदे क्यों हैं? इस मुल्क ने उन्हें क्या नहीं दिया जो इतने रूठे हुए हैं कि मईशत को ठीक नहीं होने दे रहे? आखिरी सवाल है आपसे। देखिए मियां साहब की अपनी सोच हो सकती है, इमरान खान साहब का अपना एक मजबूत स्टैंड है कि वो इस मुल्क को 50 साल तक इस आदमी ने सर्व किया है और उनका गिला पूरे निजाम से है। निजाम से ये है कि इस मुल्क ने हम सब का क्या बुरा किया है जो हमने इस मुल्क को लूट लूट के इस हद तक पहुंचा दिया है कि अफसार साहब आज आपके और मेरे बच्चे ना इस मुल्क में जीने जोगे रहे, ना यहाँ किसी की इज्जत महफूज है, ना जिंदगी महफूज है। और आप मुझे बताएं, चले दिल पे हाथ रख के बताएं, वैसे मुस्कुरा दें मैं समझ जाऊंगा, क्या आज हमारी जराए अबलाग आजाद है? क्या जर्नलिज्म आजाद है? क्या मीडिया आजाद है? क्या ये सियासी दिल पे हाथ कारकुन रख के आजाद है? मुस्कुरा के बता रहा हूं कि नहीं आजाद, लेकिन तो इस पहले पे भी आए आजाद ना, नहीं थी। इस पे ये क्यों भी नहीं आप मियां दिल पे साहब हाथ रख आते? के उनकी कहें हुकूमत तो है जो ना, गलतियां इस होती पे मियां हैं साहब आए उनका ना। खमियाजा भुगतना पड़ता है। गलतियों का मैंने कह दिया, मैंने दिल पे हाथ रख के कहा कि नहीं है, लेकिन पहले भी नहीं थी। हमारे आइडियल सिचुएशन तो नहीं है ना, पैदा करें। ये तो हम कह रहे हैं कि सियासतदान आइडियल सिचुएशन पैदा करें, बैठे आपस में। तो वो कहते नहीं, उसमें हमने तो सिर्फ अफसार साहब एस्टेब्लिशमेंट बस से एक बात करी, आखिरी, हमने मेरे तो सिर्फ ख्याल में आपके अमेरिका से पास बात वक्त भी करनी कम है, है, फिर आगे कैसे बढ़ें? ठीक। मेरे ख्याल में वक्त भी कम है। कल मैंने कौमी असेंबली में, आपको मैं भेज दूंगा अगर आप चला सकते हैं, चला लीजिए अपने शो पे, वो वैसे मीडिया ने कवर किया है। ठीक कल मैंने कौमी असेंबली में यही बात की है कि इमरान खान साहब के सेल की ठीक तस्वीर निकाल के हमने क्या साबित किया है दुनिया को? क्या बताने की कोशिश, ये बताने की कोशिश की है कि साबिक वजीर आजम को, एक को हमने फांसी चढ़ाया भुट्टो को, दूसरी को हमने रोड पे वो शहीद हो गई, तीसरे को हथकड़ी डाल के मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर भेजा, और चौथा 4 गोलियां खा के एक डेथ सेल में पड़ा हुआ है। ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन 25 करोड़ के मुल्क के वजीर आजम की ये इज्जत है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान, मैं साबिक वजीर आजम को आपने अली, एक ऐसी जगह रखा हुआ है, ये जो हम करते हैं। और मैं ये नहीं डिफेंड कर रहा हमारे दौर ठीक में अगर किसी के साथ गलत हुआ है, लेकिन ठीक। व्हेन विल बी अली लर्न, मोहम्मद खान कब साहब हम बहुत ठीक करेंगे शुक्रिया, इस बहुत सिस्टम मज़ा को? आया आपसे बात करने का। हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने भी ज़ाहिर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। अभी मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा। आपको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया, वो जेल में रह के आए हैं। तो ये सियासी कारकुन, सियासी नुमाइंदे हर वक्त रिसीविंग एंड पे होते हैं इस मुल्क में। हमारी तारीख ये है कि सियासतदानों ने हमेशा जेलें भुगती, एहतसाब भुगता, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात भुगते। सियासतदान समझते क्यों नहीं हैं? अभी जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, इससे पहले कि आप ये कहें कि हम तो बहुत समझते हैं, खान साहब नहीं समझ रहे, उन्होंने कहा कि केसेस हैं। खान साहब ने कहा 2 चीज़ें हैं, केसेस हमारे ख़िलाफ़ ख़त्म किए जाएँ और जो मैंडेट हमारा चुराया गया वो वापस दिया जाए। क्या आपकी हुकूमत ये दोनों शराइत पूरा करने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने भी बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है। सिर्फ ऑफ एयर नहीं हुए आप, बल्कि आप तो ज़िंदगी भी आपकी दाव पे लगी और बहुत एक आप पे हमला हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने, बहुत सारे लोगों ने, ख़ुसूसन इसमें सियासी कारकुनों ने बड़ी मुश्किल वक्त देखे हैं। ये बात बिल्कुल अली मोहम्मद साहब की ठीक है। इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार भी सियासतदान हैं, और ये क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ सियासतदानों में, तो हम समझते ही नहीं हैं। और दूसरी साइड पर अगर वो इस सारी चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, तो मुझे ये बताइए, अब वो कहते हैं कि सियासतदानों को ये चीज़ें समझनी चाहिए, यानी खान साहब अंदर से मैसेज भेजते हैं कि मैंने बात सियासतदानों से करनी नहीं है, मैं तो बात ही आर्मी चीफ से करूँगा। और दूसरी बात, अगर ये बात है तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? आप देखें, आपकी हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। चाइना का विज़िट हो रहा है, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वो नहीं आए क्योंकि आप लोगों की तैयारी नहीं थी प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन अगर सियासी इस्तेहकाम ना हुआ तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? ये तो आपका इंटरेस्ट है ना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप ये देखिए
कि ये कह देना किसी सियासी लीडर का कि वो पाकिस्तान के मसाइल, अपनी ओवरऑल जो बड़े मसाइल हैं कौमी मफाद के, या उससे हट के वो सिर्फ अपनी ज़ात पे बात करना चाह रहे हैं। यानी कम अज़ कम अगर उन्हें बातचीत की बात होती है तो वो अगर कहेंगे कि मैं आर्मी चीफ से बात करूँगा, अगर वो कहेंगे कि पहले मेरे मुकदमात ख़त्म कर दें, पहले मेरा ये सब कुछ कर दें, पहले मुझे ये बताइए कि इमरान खान की कोई गारंटी कर सकता है कि जिस दिन ये इसी तरह ही फिर किसी कुर्सी पर गारंटी नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें आप उनके खिलाफ मुकदमे ख़त्म कर देते हैं, तो आपके ख्याल में इसका उनको सियासी फ़ायदा होगा? ज़रा सियासतदान की तरह सोचें कि आप उनके मुकदमा ख़त्म कर दें, चाहे सच्चे हैं झूठे, उसका उनको सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप अगर ये पहला स्टेप लें तो आपको इस्तेहकाम नहीं मिलेगा आपकी हुकूमत को? देखिए मुझे ये बताइए नहीं, देखिए ना एक मुकदमात होते हैं जो कि आपने सियासी बुनियादों पर बनाए गए होते हैं। अगर आप 9 मई को छोड़ देते हैं, अगर आप साइफर जैसे मुकदमे को छोड़ देते हैं, अगर आप 62-63 वाला मामला जो है वो पूरे पाकिस्तान का है, सिर्फ खान साहब का नहीं है, चले मैं उनको साइड पे करता हूँ उन केसेस को, साइफर और इसी तरह ही 190 मिलियन, यानी आप वज़ीर आज़म बने, आप किसी टाइकोन के साथ गठजोड़ करें और उसके बाद पूरी कैबिनेट को और पूरी हुकूमत को इस्तेमाल करें, आपको ना पूछा जाए, आप वज़ीर आज़म बने। आपने 3 केसेस का जिक्र किया, नहीं 3 केसेस का जिक्र किया, 9 मई को 13 महीने हो गए, आप एक केस भी उस पर साबित नहीं कर सके खान साहब पे। आप साइफर का ले लें, 2.5 साल हो गए हैं साइफर वाले वाक़े को, तो क्या हुआ? कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपकी प्रोसिक्यूशन ही ठीक नहीं थी। तीसरा केस 190 मिलियन पाउंड का जो आप बात कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब आप हुकूमत भी करना चाहते हैं, मईशत को बेहतर भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे, आप नहीं समझते आप फंस गए हैं? देखिए वो मुझे ये बताइए कि 9 मई का मामला आप कह रहे हैं कैमरों के सामने हुआ, लोगों ने देखा, सही है, प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां होंगी, इन्वेस्टिगेशन की भी कहीं होगी, लेकिन क्या निज़ाम इंसाफ जो है वो 100% ठीक चल रहा है? क्या साइफर को टेक्निकल बुनियादों पे नहीं, देखें क्या साइफर को टेक्निकल बुनियादों पर इमरान को फ़ायदा नहीं दिया गया? टेक्निकल प्रोसिक्यूशन की गलती है ना, टेक्निकल बुनियाद तो खाली नहीं थी। देखिए मैं ज़रा इसे ओवरऑल देखिए, गुजारिश ये है, कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जो कि सियासी कारकुनों पे बनते रहे, मेरा ख्याल दर्जनों मेरे पे शायद आज भी हों, और कि किसी जुलूस के हैं, किसी जलसे के हैं, नहीं किसी जुलूस के हैं, किसी जलसे के हैं, किसी तकरीर के हैं, किसी छोटी मुट्ठी और वजूहात पे है, उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ना हलफ की खिलाफ वर्जी को पूछा जाए, ना आप 190 मिलियन को परसू करना छोड़ते हैं, 9 मई को करना छोड़ दें, तो ये कोई नई सुबह का आगाज हो जाएगा। मैं कहता हूं चल रिजल्ट भी तो नताज चले एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत ही एक्सपर्ट आदमी, दयानतदारी से मेरा ख्याल जवाब, मुझे ये बताइए, सब कुछ छोड़ देते हैं, इमरान खान की कोई गारंटी इस पाकिस्तान में दे सकता है कि वो किसी असूल पे चलेगा? वो मेरी बात सुने, जी नहीं मैं यही कह रहा हूं, कोई गारंटी कर सकता है? कोई गारंटी कर सकता है यानी कि वो आके हाथ मिलाएगा, वो बात करेगा? आप मुझसे उल्टा इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए मैं तो बात करूं सियासत की, गारंटी कोई दे ना दे, आपने सियासत क्या की? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने अरसे से कुछ साबित नहीं कर सके, उनके खिलाफ फैसले आ गए जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जिसका उन्हें सियासी फ़ायदा हो गया, कानूनी नुकसान कोई नहीं हुआ, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप भी इसी तरह करें, केसेस विड्रॉ कर लें? आप नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपने विड्रॉ की नहीं उस वक्त, तो आप केसेस विड्रॉ कर लें, देखते क्या होता है। देखिए मेरी गुजारिश सुने, हमने ये एक तो मैं समझता हूँ कि अदालत पे जो उन्होंने प्रेशर डाला है और अपना बयानिया बनाया है, उससे अदालत पे प्रेशर डालने से उनको, पीटीआई को और इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा है। हमने भी ये सोच लिया है कि ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ इकॉनमी बेहतर करनी, गवर्नेंस बेहतर करनी, हमें तीनों चीज़ें इकट्ठी लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसे आइडियल हालात नहीं आएंगे इस मुल्क में इन सियासतदानों को।
प्रेशर की बात की, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। प्रेशर है, यही खान साहब ने सिखाया पूरी कौम को, प्रेशर डालो, जिस पे भी डालो उससे अपनी मर्जी का काम करवा लो। एक ब्रेक लेते हैं। कैसा हसीन इत्तेफाक, ये ब्यूटीफुल ट्रेजेडी आप इसको कह लें कि आज मेरे प्रोग्राम में मेरे तीनों मेहमान अली मोहम्मद ख़ान, तलाल चौधरी और अब मिफ्ता इस्माइल साहब, तीनों सियासी नुमाइंदे, सियासी वर्कर, सियासी जमातों के मेंबरान, तीनों ने अपने अपने दौर में झूठे केसेस का सामना किया, कुर्बानियाँ दी, और ये तादाद जो है ऐसे लोगों की इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें हमारे यहाँ सियासत में आना कितना मुश्किल काम है, और सियासत में इसलिए आया जाता है कि आवाम की खिदमत की जाए, तो आवाम की खिदमत करना कितना मुश्किल काम है, ये ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये बात आपको बार बार याद करवाता रहूँगा, इसके बावजूद कि हमारे सियासतदान उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और जो उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही उनकी टांग मुसलसल खींची जाती रही, और पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि एक दूसरे की टांग खुद ही खींचते हैं। इसके बाद उन पर एक झूठा LNG रेफरेंस दायर हुआ, झूठा था मुकम्मल तौर पे। इज़्ज़तदार आदमी को, उसकी फैमिली को शर्मिंदा किया गया इतने सालों तक, और फिर उनको बरियत मिली इज़्ज़त से, और अब वो एक नई जमात शायद बनाने जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून से वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे आने वाले बजट पे, क्योंकि बजट पे लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। शायद तनख्वाह बढ़ जाए, शायद पेंशन बढ़ जाए, शायद बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, शायद उनकी कुछ आमदनी बढ़ जाए और टैक्सेस कम हो जाएं। होता कि नहीं होता? मिफ्ता इस्माइल, आपकी क्या इस पर टेक क्या है? सर, टैक्स कम होने का तो चांस मेरे ख्याल से ना ही समझें, लेकिन उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबकों के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ेगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सस्पेशन ऐसा है कि जो ऊपर तरीन वाले ब्रैकेट में हैं उनको शायद थोड़ी सी टैक्स बढ़ा दी जाए। इसी तरह पहले हुकूमत ने कोशिश करी थी कि जो 50,000 रुपये से टैक्स शुरू होता है उसको कम से कम 75,000 पे ले आया जाए, लेकिन शायद वो भी अभी बात नहीं बनी है, क्योंकि IMF ने कहा कि ये बताओ कि इसके एवज़ जो पैसे होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो उसका हुकूमत के पास जवाब नहीं था। जो तनख्वाहें, पेंशन बढ़ेंगी हमारे टैक्स में, सर तनख्वाहें यकीनन बढ़ेंगी, पेंशन भी यकीनन बढ़ेगी। 10% तो कम से कम, ये तो खबर दे रहे हैं कि 15% भी बढ़ जाए। नहीं, ये खबर नहीं है, मेरी कोई खबर नहीं ये, क्योंकि मैं अभी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुका हूँ, और आप और मैं इस मुल्क में इतने अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि इस साल भी 24% अगर एवरेज इन्फ्लेशन था, तो अगर आप 10-15% भी हुकूमत के अफसरान की और हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तो उनको फिर तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे वो परचेसिंग पावर में। 10-15% हुकूमत को मैं, सर प्राइवेट सेक्टर की हुकूमत तो नहीं बढ़ाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तो बढ़ती रहती है। तो 10 पर आप कह रहे 24% इन्फ्लेशन रेट है, 10-15 बढ़ने से तो कोई फ़र्क नहीं खास पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वो तो गरीब हो जाएंगे सर। अगर आपकी अगर 24% इस साल इन्फ्लेशन था और पिछले साल आपकी तनख्वाह 2 लाख थी, तो इस साल आपकी तनख्वाह 2,48,000 होनी चाहिए। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये तो महंगाई का नुकसान ही है ना, जब इसीलिए 9 करोड़ लोग जो हैं वो खत गुर्बत के नीचे जा चुके हैं। इसीलिए 1 करोड़ लोग इस फिस्कल ईयर में जाएंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, जिस तेज़ी से महंगाई हुई है, उस तेज़ी से आमदन, और अब जाके अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो CPEC 2 आ रहा है चाइना के साथ, आपके ख्याल में इससे कोई हमारी जो मुआशी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बढ़ेगी अगले आने वाले साल में? सर, एक तो इतनी चीज़ें जो हुकूमत जिस तरह की बात कर रही है, इतनी चीज़ें होंगी नहीं। और जिस 2-3 प्रोजेक्ट्स की मैंने निशानदेही भी की थी आज अखबार में, कि अगर वो खुदा न खास्ता हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर वो जो नई ट्रेन की बात कर रहे हैं $7 बिलियन की, वो अगर हमने $7 बिलियन का एक और कर्ज या एक रोड की बात कर रहे हैं, रायकोट से थाकोट की, 2 बिलियन का उसका लोन ले लिया, तो वो तो वापस करने के हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम ये एक तो पूरी की पूरी चीज़ चाइना से बनवा रहे हैं, जो कि ट्रेन कम से कम हम यहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट से तो एक पैसा हम डॉलर जनरेट नहीं कर में भी फीजिबल नहीं है। अच्छा, जो IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है, तो वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, और हमारे यहाँ जो मजीद सख्त कंडीशंस भी आएंगी, इन 2 प्रोजेक्ट पे भी ऑब्जेक्शन कर सकती है IMF?
IMF तो सर अब बेसिकली इस वक्त हमें ये कह रही है, जो मैंने सुना है, इसमें गलती भी हो सकती है मेरी, कि जो अगले 3 साल में चाइना को आप नेट पैसे ना दें, तो अब जाहिर है कि चाइना ने आपको 29 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, कर्ज है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसके पैसे कुछ ना कुछ तो जाएंगे। तो अभी भी आपको 470 अरब रुपए चाइना के लौटाने हैं। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक और IMF ये चाह रहा है कि अगले 3 सालों में, 4 सालों में जो IMF से आपको वापस करने हैं कर्जे, उनकी किस्तों को बढ़ा लें और 10 साल तक ले जाएं। तो वो एक बड़ी मुश्किल वो है, पाकिस्तान एक मुश्किल में है कि एक तरफ अमेरिका और IMF का प्रेशर है आपके ऊपर कि आप रिनेगोशिएट करें। जी। तो पाकिस्तान में एक मुश्किल हालत में है, जैसा कि आपने सुना, और लगता है कि आने वाले दिनों में वो काम होगा जिसकी पाकिस्तानी उम्मीद रखते हैं, लेकिन उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। आपने देखा कि हमने सियासतदानों से बात की आज, जिन नुमाइंदों से, वो किसी न किसी ज़ाती मुश्किलात का, प्रोफेशनल मुश्किलात का शिकार रहे हैं, लेकिन फिर भी सियासी जमातें समझ नहीं रही, एक पेज पे सारी नहीं आ रही। आ जाएँ, खुदा का वास्ता, और इस मुल्क को आगे लेके चलें। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।